जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जो कि 1 जून को है आपका, और जो कि हो जाएगा 1 जून को। उस विषय वस्तु को लेकर के अभी 2022 के इंटरव्यू चल रहे हैं, खत्म हो गए हैं, सॉरी, अभी हाल ही में। और अगला एग्जाम अब आपके सामने है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 का साथी। जो विद्यार्थी सेलेक्ट होना चाहते हैं, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, हेडिंग दी हुई है उसमें, ये गलतियां नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि यदि ये गलतियां करेंगे फिर गलत परिणाम मिलेंगे अपन को। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से अनुभव हैं जो मैं आपको साथ में शेयर करना चाहता हूँ, उन विषय वस्तुओं को लेकर के मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ। यदि आप वाकई में सीरियस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 1 जून 2025 के लिए, तो ये बहुत ही काम का वीडियो आपके लिए होने वाला है साथी। एक एक करके बात करेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि विद्यार्थी कर देते हैं और जिनके कारण कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रभावित हो जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 2 चरण में होने वाली है। पहले रिटर्न एग्जाम होने वाला है और उसके पश्चात में इंटरव्यू होने वाला है साहब जी। 27 तारीख आपको डेट दी होगी, 27 फरवरी। इस डेट को, जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक जनरलाइज बात है, इन बातों से आप परिचित होंगे। आज की डेट में हम खड़े हुए हैं 23 फरवरी पर, जिस समय ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है, केवल लिंक बस ओपन होना है साहब जी, और उसके बाद में फिर आपका एग्जाम होना है। सेट का रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे हैं। सेट का रिजल्ट भी बिल्कुल जल्दी ही आने वाला है, किसी भी दिन आ सकता है। सच बात तो ये हो सकता है आज रात को ही आ जाए या कल आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट, यस्टरडे हम देखें तो यूजीसी नेट का रिजल्ट आया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसको क्वालिफाई किया है। अपने यहाँ के भी काफी विद्यार्थी हैं, वे सभी इसको भरने वाले हैं। जिनका उसमें रुक गया है, सेट का रिजल्ट बस आने ही वाला है, उसमें हो जाएगा, फॉर्म आप भर पाने वाले हैं साथ ही। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये दी हुई है, जानकारी आप सामने देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो विद्यार्थी सिलेक्शन के दौरान में कर देते हैं, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे विद्यार्थी जो कि चयनित हुए, उन सभी से बात करने का मेरा अनुभव आज तक का यही रहा है कि कुछ खास एक पर्सपेक्टिव होता है बाहर होने वाले विद्यार्थियों का और सेलेक्ट होने वाले विद्यार्थियों का। ठीक है, एक आध्यात्मिक पहलू, एक भाग्य वाला बात एक अलग हो सकती है, उस विषय पर तो नहीं, पर बाकी जो स्ट्रेटेजी यानी जो कर्म वाला सिद्धांत है, हम सबसे पहले उस पर बात करने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों से बात हुई, ओवरऑल सबसे पहला अनुभव जो उसका देखने के लिए मुझे मिलता है वो ये होता है कि वो लोग बहुत ही विधिवत तैयारी करते हैं, बहुत ही सही मैनेजमेंट अपना बना के रखते हैं, और ना केवल मैनेजमेंट की योजना बनाते हैं बल्कि उसको वो फॉलो भी करते हैं साहब, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी वो तैयारी करते हैं तो किसी ना किसी एक अनुभवी व्यक्ति के अंडर गाइडेंस में करते हैं साहब जी। किसी ना किसी व्यक्ति से वो जुड़े होते हैं, एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति से जिसको काफी उस फील्ड का नॉलेज हो, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उनके रिटर्न एग्जाम के लिए वो काफी हेल्पफुल हो, और साथ ही साथ रिटर्न एग्जाम के पश्चात में उनके इंटरव्यू के लिए भी हेल्पफुल हो। जितनों से भी बात हुई सभी का यही सार निकल के आया है। तो ये गलतियां वो नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरी बात, वो एक और गलती कौन सी नहीं करते हैं, वो गलती ये नहीं करते हैं कि अपने मन मन की नहीं करते हैं साहब। समझने वाली बात है ये, कि अपने मन मन का नहीं करते कि हाँ ऐसा लग रहा है किताबों को बिल्कुल खरीदते चले जा रहे हैं अपन, लाइब्रेरी घर में बना डाली अपन ने, ढेरों इकट्ठी कर ली है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, सभी किताबें अच्छी हैं, ढेरों ले आए। ठीक है, और उसके बाद में फिर ना केवल पढ़ना जरूरी है बल्कि उसकी प्रैक्टिसिंग करना भी जरूरी है, टच में रहना भी जरूरी है। तो अपने मन मन की नहीं करते वो, जिसके अंडर गाइडेंस में वो रहते हैं, एक अनुभवी व्यक्ति के, उसकी बात मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उस पर आस्था रखते हैं। मैंने यह देखा है साथी, और उनके बताए अनुसार वो मेहनत करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और रिजल्ट वो पॉजिटिव पाते हैं। ये मैंने अभी तक देखा हुआ है साहब जी। ठीक है, तो ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब इनको और डिटेल में अपन समझ लेते हैं कि क्या ऑस्पेक्ट ये अपने आप में बनाता है साहब जी, और क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि करना क्या है फिर। ठीक है, तो और एक गलती ये नहीं करनी है कि साहब जो आपके पास में समय बचा है उसका सदुपयोग करना है, उसका मिसयूज नहीं करना है। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी इंतजार में बैठे हैं जब फॉर्म भर जाएगा, उसके पश्चात में फिर वो सीरियस होंगे तैयारी को लेकर के। आज फरवरी मान के चलिए कि एंडिंग स्टेज पर चल रहा है। आपके पास में जो समय है वो है मार्च, अप्रैल, मई, और 1 जून को तो आपका एग्जाम ही है। मई के आपको 15 दिन कम से कम रिवीजन के लिए चाहिए ही चाहिए पड़ेंगे।
जितना भी आपने पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करेंगे। ठीक, तो इतना कम समय है, इसी के लिए आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए और बिल्कुल तैयारी में जुट जाना चाहिए। बिल्कुल मत सोचिए नहीं एग्जाम की डेट बढ़ेगी, पिछली बार तो 2 साल में एग्जाम हुआ था, इस बार भी शायद ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो डेट्स आपको सामने मिल रही हैं, आयोग बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड वे में काम कर रहा है और इस साल ही 2025 की वैकेंसी का ना केवल एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू कंडक्ट करके ज्वाइनिंग रहने वाले सर। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो ये जो समय आपके पास में है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपका, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है, इसका वो मिसयूज नहीं करेंगे, उसको यूं ही नहीं जाने देंगे इंतजार मात्र में कि हाँ शायद डेट बढ़ेगी, ये होगा वो होगा। जो आपके टफ सेक्शंस हैं या जिनमें अपनी पकड़ कमजोर है, उनको लेकर के अभी से प्रयास करें और ना केवल कठिन सेक्शंस को लेकर के प्रयास करें, बल्कि ओवरऑल प्रयास आपका होना चाहिए साहब। इस बात को आप समझिए, क्योंकि जितनों से भी मैं बात करता हूँ, सदैव मुझे यही अनुभव देखने के लिए मिलता है साहब कि एक खास प्रकार की वो रणनीति लेकर के चलते हैं साहब। तो ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। अभी भी अलर्ट हो जाइए, समय बहुत ही कम बचा है। यदि आप इन बातों को समझेंगे, गहराई से सोचेंगे, विचार करेंगे, खुद की गलतियां निकालेंगे कि नहीं पिछली बार ये गलती हुई है, तो डेफिनेटली आप भी इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले हैं इस बार साहब जी। ठीक है, पिछली बार क्या हो गया, कैसा हो गया, ठीक है, जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। अब आपको इंटरव्यू देना ही देना है। तो उसके लिए जो आपको दोनों लेवल की स्टेजेस हैं, या स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 1 यानी कि रिटर्न एग्जाम, स्टेज 2 यानी कि इंटरव्यू, इन सभी के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अब इस पूरी रणनीति के बारे में यदि अपन देखें तो देखिए 2 प्रकार की चीजें होने वाली हैं। सबसे पहली बात तो ये कि फर्स्ट स्टेज जब आपका रिटर्न होना है, तो सबसे पहले आपकी सोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपकी ये सोच होनी चाहिए साहब जी कि रिटर्न में आप अधिकतम अंक लेकर के आए, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन ना बने कि साहब रिटर्न रुक जाए। पहली बात, ठीक, ना केवल रिटर्न क्वालिफाई हो, बल्कि आपका प्रयास यह भी होना चाहिए कि रिटर्न में इतने अच्छे अंक हों कि इंटरव्यू में आपको थोड़ी बहुत 19-20 या एवरेज से भी कम मार्क्स मिले तो आपका काम चल जाए। कभी भी आपकी सोच या आपका तौर तरीका ये होना चाहिए। पहली स्टेज। स्टेज नंबर 2 से बिल्कुल उलट है। जैसे ही आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद में आपकी अब सोच यह होनी चाहिए कि आपको इंटरव्यू में अधिकतम अंक लाने हैं, अब उसकी तैयारी करनी है। कभी भी आपका प्रयास यह होना चाहिए। यानी जब रिटर्न होना है, होना बाकी है, तब आप क्या सोचेंगे, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि रिटर्न में अधिकतम अंक हों आपके, ताकि इंटरव्यू में 19-20 भी कोई चीज हो जाए, ठीक है, कोई गड़बड़ी हो जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए, कम नंबर मिलते हैं अपन को, तो भी रिटर्न में इतने ज्यादा नंबर आपके होने चाहिए कि आपका फाइनली कॉल आ जाए साहब जी। ठीक, और वहां आप सेलेक्ट हो जाएं। और जैसे ही रिटर्न का रिजल्ट आपका आ जाता है, तो अगला आपका किस पर फोकस हो जाना चाहिए? इंटरव्यू पर। और ये सारी चीजें आपकी जो इंटरव्यू की हैं, आपको इस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहिए कि आपको अधिकतम अंक मिले साहब। किसमें? इंटरव्यू में। तो फर्स्ट स्टेज की पहले तैयारी करेंगे, सेकंड स्टेज की अपन उसके बाद में फोकस करके तैयारी करने वाले हैं। दोनों में ही आपको अपना 100% देना है और आपकी रणनीति यही होनी चाहिए कि दोनों में अधिकतम अंक आप उठाएं। ठीक है, 85% आप जब सोचेंगे तब जा करके आप 80% मार्क्स लेकर के आएंगे, जो कि एक अच्छा स्कोर कहलाएगा इस बार के लिए साहब जी। पिछले बार तो और कम में हो गया कॉल, वो जो आपने अभी थंबनेल देखा ये वाला। यदि ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको सबसे पहले जाकर देखना चाहिए। पूरा पेपर एनालाइज करवाया था, बताया था कि किन क्वेश्चनों को लेकर के समस्या हुई, बहुत सारे विद्यार्थी किन क्वेश्चनों के कारण बाहर हुए, कितना क्या डिस्प्यूट हुआ था, ये सारी चीजें विधिवत बताई गई हैं। उससे बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक गलती ये ना करें कि अगर ये वीडियो नहीं देखा है और नहीं देखें, ऐसा ना करें, बल्कि इसको जा करके आप देखिए। ठीक है, चैनल पर जाइएगा, चैनल पर आपको वीडियो की लिस्ट में ये मिल जाने वाला साहब, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए। इवन जितने भी आपको ये इससे रिलेवेंट वीडियो मिलते हैं हमारे, आपको देखना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने के लिए, समझने के लिए मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल जेन्युइन होगा, टू द पॉइंट होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। इधर उधर की मनोरंजक चीजें नहीं होने वाली हैं, सीधे और सीधे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से होने वाला है साहब। इस बात को आप समझिए। दूसरी चीज, जो विद्यार्थी बाहर होते हैं और जो विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं, खासकर रिटर्न एग्जाम के बारे में, तो उनका पहला पॉइंट ये होता है कि सर मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाना है हमको, किसमें? रिटर्न में। और लाए हैं विद्यार्थी।
140, 142, 145 लाने वाले विद्यार्थी भी सेलेक्ट हुए, इंटरव्यू दे रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर एक निश्चिंत विद्यार्थी यह भी हैं जिनके 160, 165, 170 नंबर तक रहे हैं, नंबर नहीं सॉरी 170 क्वेश्चंस तक रहे हैं और अपने यहाँ के हैं वो विद्यार्थी। इसमें कोई दो मत नहीं है साहब जी। अभी नामों का खुलासा नहीं करेंगे, समय आने पर वो भी बताएंगे साहब। तो जब 170 क्वेश्चन सही है 200 में से, सोचिए मन स्थिति क्या होती होगी, आधा बर्डन तो वैसे ही कम हो जाता होगा। तो ये स्ट्रेटेजी उन्होंने लेकर के चली और फिर उन्होंने क्या किया, जो गलती करने वाले विद्यार्थी उनसे उलट काम किया। उलट काम पहला क्या किया उन्होंने कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने उनको बताया वो बात उन्होंने मानी साहब। सबसे पहली बात कि वो बात मानते हैं साहब, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी चीजें उनसे कही जाती हैं कि साहब आप एक काम करिए, ये किताबें सबसे पहले तो आप किनारे कर दीजिए। मैं तो यही बताता हूँ कि साहब मैक्सिमम ये जो किताबें आपके पास में है काम की नहीं है वर्तमान सिनेरियो में। और ये वर्तमान सिनेरियो वर्ड को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो अनुभव मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये कोई बहुत पुराना अनुभव नहीं है कि 5 साल 10 साल 15 साल पुरानी कोई फोटो है। ये चंद दिनों पुरानी फोटो दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अभी वर्तमान में क्या कैसा चल रहा है, किस तरह से अपन को स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे तो आपने बिल्डिंग के बाहर के सुने होंगे लोगों के अनुभव, अंदर की क्या कैसी स्थिति है। यदि बिल्डिंग के अंदर की विधि विषय वस्तु को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम लोगों के साथ में जुड़िए साहब जी, ठीक है। आपको बिल्कुल सही जानकारी वहां पर मिलने वाली है। पॉइंट नंबर 1, तो करंट के सिनेरियो से परिचित होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 कि साहब वर्तमान में चल क्या रहा है, किस टाइप से अपन वहां पर डील कर सकते हैं। क्योंकि अगर पुरानी चीजें हो गई हैं, अपडेटेड नहीं है, तो फिर उतनी रिलेवेंट नहीं रह जाती साहब। क्लियर बात है। तो इन चीजों को करिए। अब मुद्दा ये आता है कि सेलेक्ट होने के लिए क्या करें साहब जी। पहली बात तो आपको जो पेपर 1 और पेपर 2 है उन दोनों पर आपको विधिवत फोकस करना चाहिए साहब जी, बकायदा पूरा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं जो भी सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने पेपर 1 को भी उतना ही महत्व दिया है और पेपर 2 को भी उतना ही महत्व दिया है। सच बात तो ये है, पेपर 1 में भी बहुत स्कोर था। इवन कई विद्यार्थी तो ऐसे भी हैं हमारे पास के जिनके पेपर 1 में स्कोर ज्यादा था साहब जी, उसके कारण उनका पेपर 2 भी निकल गया। जबकि बहुत सारे बाहर होने वाले विद्यार्थियों को मैंने क्या देखा, बोले सर पेपर 2 तो फिर भी ठीक ठाक है हमारा, पर पेपर 1 कमजोर पड़ गया। कमजोर पड़ गया क्या, सीधा मतलब ये बोले सर 24, 25, 26, 27 क्वेश्चन सही है साहब, ये गलती उनसे हो गई। जबकि होना क्या चाहिए था, कम से कम इसमें भी 80% आपके सही होने चाहिए थे। 39 to 40 क्वेश्चन आराम से पिछले पेपर में बनाए जा सकते थे। मैं ये बात पहले भी कहते आया हूँ साथी, और जिन्होंने इतना स्कोर किया है सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सीधी सी बात है, ठीक। तो सेलेक्ट होने वाले क्या करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 इस दोनों को महत्व देते हैं, ठीक। अगला जो चीज अपन देखें, और वो क्या करते हैं साहब, वो बात मानते हैं, किसी अनुभवी व्यक्ति के अंडर गाइडेंस में रहते हैं। उसके लिए ही अपने यहाँ पर बैच चल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का डेडिकेटेड बैच, पेपर 1 को लेकर के, पेपर 2 को लेकर के साहब जी। पेपर 2 में भी इतिहास को, पेपर 1 में इस बार आपको चैलेंज थोड़ी से ज्यादा होने हैं, या ओवरऑल कहें 2022 के असिस्टेंट प्रोफेसर और 2025 के असिस्टेंट प्रोफेसर में चैलेंजिंग थोड़ी सा ज्यादा होने वाला है, टफ होने वाला है। आप इस बात को समझ लीजिए यदि आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो। क्या वो टफ होने वाला है, इस बात को आप समझ लीजिए। 2 पेपर है वो तो आप जानते ही हैं। पेपर 1 का जो सिलेबस है वह चेंज हुआ है, आप इस बात को जानते हैं। कहने के लिए पेपर 1 में 5 यूनिट हैं, पर वास्तविक बात यह है कि इसमें 8 यूनिट हैं। सबसे पहली बात तो ये, और इन 8 को विधिवत बहुत ही क्वालिटेटिव वे में आपको तैयार करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है साहब। तो बढ़ गया है सिलेबस, चेंज हो गया है सिलेबस, ये समझने वाली बात है। सबसे पहले जो पेपर 1 का 2022 का सिलेबस था वो नहीं है, उससे काफी अपडेशन देखने के लिए मिलेगा। 2022 वाला जो सिलेबस था इस सिलेबस के सामने वो 60% ही है, 40% चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन हुई हैं। सबसे पहली बात आपकी, ठीक है। दूसरी बात, पेपर 2 भी चैलेंजिंग होने वाला है। रीजन ये है, पिछली बार जितने विद्यार्थी थे जो बाहर हो गए किन्हीं कारणों से, वो इस बार फॉर्म भरेंगे, प्लस इस बार और नए विद्यार्थी भी एड ऑन होने वाले हैं। ये एक टफ टास्क बनाएगा। तीसरी बात जो आपको समझने की है, पिछले बार जिन विद्यार्थियों से गलती हुई है वो अपनी उन गलतियों को सुधारेंगे साहब जी, और अच्छा स्कोर क्रिएट करेंगे।
यही वजह कि जब वो सभी अच्छा स्कोर क्रिएट करने का प्रयास करेंगे तो उनकी संख्या कम से कम इतनी तो होगी ही होगी कि जो कुल पद निकले हैं उसके 3 गुना को जब इंटरव्यू कॉल किया जाएगा उसमें वो समाहित होने वाले हैं। तो डेफिनेटली कट ऑफ जो होगा आप एडवांस में जान लीजिए पिछले बार से ज्यादा जाने वाला है। थोड़ी सा डिपेंड करेगा कि पेपर किस टाइप का आता है, लेकिन पीएससी एक सही लेवल पर चल रहा है, बिल्कुल अच्छे लेवल पे चल रहा है, काफी हायर लेवल है उसके क्वेश्चन पेपर का। इवन पिछले बार का भी पेपर 1 काफी टफ पेपर था, सच बात तो ये है, उसके बावजूद बच्चों ने स्कोर किया। उससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, लगभग उसी के समतुल्य आएगा। बस ये है कि सिलेबस के कारण वेरिएशन थोड़ी सा बढ़ जाएगा और पेपर थोड़ी सा टफ लगने वाला है, क्योंकि तो कई जो सेक्शन है वो जुड़ गए हैं, साथ ही एक्स्ट्रा एड ऑन हुए हैं और उनको पुरानी नहीं बल्कि नई अप्रोच से आपको हल करना पड़ेगा। आप उस नई अप्रोच को देखना चाहते हैं तो पहली बात तो ये वीडियो देख लेना। दूसरा, अभी एमपीपीएससी का 16 फरवरी को रिटर्न एग्जाम हुआ स्टेट सर्विसेज का, उस पेपर को देखिएगा, जीएस के पेपर को, आपको एक झलक मिल जाएगी कि कैसा पेपर आने वाला है एपी का, थोड़ी सी झलक। एडवांस में मैं बता दूं आपको, जैसा स्टेट सर्विसेज का पेपर आया है जीएस का, उससे टफ पेपर आएगा, याद रखना, एपी 2025 में। बिल्कुल क्लियरली बता दूं, बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में जान लीजिए। पिछले बार भी स्टेट सर्विसेज से हायर लेवल का पेपर आया था 2022 में, इस बार भी स्टेट सर्विसेज से हायर लेवल का पेपर आएगा 2025 में। यही कह रहा हूं मैं आपसे, टफ क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूज करने वाले आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। इन सब बातों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि पुराने पैटर्न पे तैयार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं वही पुराना, बोले हाँ 5 साल 10 साल पुराने विद्यार्थी होना मामूली बात है इस फील्ड में, बहुत ही मामूली बात है, और उसी पुराने सिनेरियो को लेके चलते हैं और गलती हो जाती है। सब पेपर को देखिएगा बहुत अच्छे से, अपनी स्ट्रेटेजी उसको देख करके बनाइएगा। और इन सब बातों के अलावा अब बात करें हम यदि कि और सेलेक्ट यदि आप होना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते तो क्या क्या करना चाहिए आपको साहब, उन विषय वस्तुओं के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहला, माइंड सेट बनाएं, अंडर गाइडेंस रहें किसी अच्छे अनुभवी व्यक्ति के। उसी के लिए अपने यहाँ पर ये बैच है साहब जी, ये बैच चल रहा है और अभी आप देखेंगे कि हिस्ट्री का फिर से पूरा नया आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। एमपीजीएस का पेपर 1 का बहुत सारा सेक्शन अभी आपको पढ़ना बाकी है, क्लास में लाइव क्लास में होना बाकी है, और सारी क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, अनलिमिटेड मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग देखने के लिए, आप जितने बार चाहे देख पाएं। सबसे खास बात, ये जो मास्टर स्ट्रोक होता है या जो फाइनल ताकत लगाते हैं हम लोग बैच में, अब वो लगाने वाले हैं इसमें। तो अभी तक थोड़ी बहुत पढ़ाया गया है, ठीक है, जो पढ़ाया गया वो दोबारा क्लास में होने वाला, दोबारा पढ़ाने वाले, सीधी बात। अब लेकिन ये जो इतना कम समय बचा हुआ है उसमें अपन क्या करने वाले हैं कि पूरी पूरी ऊर्जा, भरपूर ऊर्जा अपन इस पर पेपर 1 में और पेपर 2 में डालने वाले हैं। तो यदि किसी का मिस भी हो गया अभी तक, बोले पहले बैच ज्वाइन नहीं किया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब ज्वाइन कर लीजिए साथ ही, बहुत ही नॉमिनल फीस पर बहुत अच्छा डेडिकेटेड बैच मिलेगा, और एपी के नाम पर एपी का ही डेडिकेटेड बैच मिलेगा, इस बात को समझें। बहुत सारी जगह ऐसा हो जाता है, मैंने देखा है विद्यार्थियों के साथ, कि उनको ठग लिया जाता है, पता चला एपी के नाम पे व्यापम का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो फिर क्या स्थिति होगी साथी। तो वैसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साहब, तो अपने यहाँ पर ये डेडिकेटेड बैच मिलेगा, इसको ज्वाइन करिए और डेफिनेटली आप भी इंटरव्यू देने जाएं वहां पर, और ऐसी कुछ फोटो खिंचा करके शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो अनुभवी विद्यार्थी करते हैं साहब, अनुभवी विद्यार्थियों के साथ में क्या होता है, वो स्वाभाविक भी है, सच बात तो ये है, उस अनुभव के कारण जो गलती होती है साहब, वो गलती ये होती है कि बोले सर हमने बहुत पढ़ा हुआ है हिस्ट्री, बहुत सालों से हम दे रहे हैं, स्टेट सर्विसेज के हमने मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, 1-2 बार हम सेलेक्ट भी हुए हैं, ये है वो है। कब की बात है ये, बोले सर 4 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा हुआ है। इन लोगों से एक बहुत कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है साहब, ये होती है, वो ये होती है कि वो पुराने पैटर्न पे पढ़ते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में इतना समय नहीं है अपनी वर्तमान की जॉब में या कहीं पर, वो इतना व्यस्त है कि उतना ध्यान दे नहीं पाते जितना ध्यान हम लोग देते हैं, क्योंकि हम लोग तो डेली वही काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं एक शायद सेल्फ ईगो भी आ जाता होगा, स्वाभाविक सी बात है यार, बोले हमें भी तो इतना अनुभव है, ठीक है बिल्कुल सही अनुभव है, बोले हमें भी इतना नॉलेज है, बिल्कुल सही बात है, आपको वाकई में नॉलेज है साहब, इसमें कोई दो मत नहीं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। बोले जब हमें इतना नॉलेज है तो हमें कोई क्या नया पढ़ा देगा, ये बिल्कुल सही बात कही उन्होंने।
कि जब आपको ऑलरेडी इतना नॉलेज है तो आपको कोई नया क्या पढ़ा देगा। ये तो बात सही है साहब, बिल्कुल सही सोच रहे हैं वो। यहीं से गलतियों की शुरुआत होती है साहब जी। जो आपको नॉलेज है वो बिल्कुल सही नॉलेज है। मैं भी पढ़ाऊंगा तो मैं कितना नया पढ़ा दूंगा आपको। जो मुगल काल पढ़ा है, जो मौर्य काल पढ़ा है, जो दिल्ली सल्तनत पढ़ा है, जो गुप्त काल पढ़ा, वही तो मैं भी बताऊंगा। उसमें क्या नया बता दूंगा। तो जान लीजिए कि मैं क्या नया बताने वाला हूँ या क्या नया बता दूंगा जो आपके लिए बहुत काम का होता है। इसलिए इस चीज को थोड़ी सा किनारे रखना चाहिए और सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए साथी। कुछ चीज यह होती है कि मैं आपको कोई बहुत नया ज्ञान नहीं दे दूंगा, बल्कि सबसे पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा कि वर्तमान जो संदर्भ चल रहा है, जिस टाइप का पैटर्न चल रहा है, उसके लिए आपकी बुक्स क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता पाऊंगा। उस बुक्स में या उन बुक्स में से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना, ये बताऊंगा मैं आपको। जो आपके पास में इस नॉलेज के कारण 100 किताबें हैं, पेपर वन और पेपर टू को मिला करके, ये सब बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ये मैं बता पाऊंगा। उन 100 में से गिनी चुनी 4 5 6 7 जो पढ़नी है वो मैं आपको बता पाऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बता पाऊंगा, पढ़ने का एक बिल्कुल अलग पैटर्न जो आज के सिनेरियो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना कितने ही नॉलेज हो, विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं, जबकि जो फ्रेशर है जिन्होंने पिछली बार सेट का एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, इस बार वो इंटरव्यू दे के आ गए एपी का। ऐसा क्या है, वो चीज मैं आपको बता पाऊंगा। कैसे पढ़ाया गया उनको, इस क्लास में हम लोगों ने कैसे पढ़ाया, वो मैं बता पाऊंगा साथी। इसके साथ साथ एक बहुत ही खास चीज जो मैं आपको बता पाऊंगा कि नया कुछ भी नहीं है आपके लिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। पर सच बात तो ये कि बहुत कुछ नया मिलेगा इस क्लास में जब आपको पढ़ाया जाएगा या पढ़ने का आपको अवसर मिलेगा। इतना ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा कि बिल्कुल डबल आपका नॉलेज होगा, ट्रिपल आपका नॉलेज हो जाएगा पहली बात तो उस सब्जेक्ट का। और वो अपडेटेड होगा करंट सिनेरियो से, एग्जाम के पैटर्न से। पॉइंट वन। पॉइंट नंबर टू, एक बहुत ही खास चीज आपको मिलेगी, वो मिलेगी क्लास का अनुशासन। कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, इसकी बहुत कमी होती है, और खासकर जितने ज्ञानी होते हैं उनमें इसकी बहुत ज्यादा कमी होती है। अकेले घर पर पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, लगता हाँ कर लेंगे, डेफिनेटली कर लोगे, करके ही गए थे पिछली बार भी, ठीक है, इस बार भी करके ही चले जाओगे। वही क्लास के बारे में यदि हम बात करें तो वहां पर ये मिलेगा आपको। इसमें क्या फायदा होता है, उसमें फायदा ये होता है कि घर पर आपने किसी दिन एक टॉपिक पढ़ा, किसी दिन 2 टॉपिक पढ़ा और किसी दिन कुछ नहीं पढ़ा, उसकी बजाय कम से कम क्लास में ये होता है कि क्लास में एक ही दिन में आपको, मानो ना मानो, मर्जी ना मर्जी, मजबूरी में ही सही, 2 3 टॉपिक क्लास में पढ़ाए जा ही रहे हैं हर दिन। पहली चीज ये होती है, जब वो क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका मन लगता पढ़ने में, यार ऐसे पढ़िए। तो जो नॉलेज आपके पास में है उसमें कोई नॉलेज कोई अलग से नहीं दे रहा, कोई अलग टॉपिक नहीं, पर यह कि उसका एक डिसिप्लिन विधिवत मिल जाता है। दूसरा एक खास चीज मिलती है, कंपटीशन की भावना। एक सही क्लास में आप हैं, एक हेल्दी कन्वर्सेशन वहां हो रहा है, एक हेल्दी क्लास का ग्रुप है। जब आप देख रहे हैं कि नहीं यार इतने लोग पढ़ रहे हैं, ये अच्छे से बता रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो अपन को भी लगता है नहीं यार हम भी फटाफट इतने फास्ट क्यों नहीं रिकॉल करें। नई जनरेशन जो है वो कितने तेजी से उस चीज को कैप्चर कर रही है, कवर कर रही है, तो अंदर एक भय, एक घबराहट, एक आत्मविश्वास, एक प्रेरणा भी आती है कि नहीं हम उस चीज को और अच्छे से करें। ये एक बहुत ही खास चीज होती है। वो आता है यहाँ के डिसिप्लिन से, वो होता है क्लास को ज्वाइन करने से। इसीलिए आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा नॉलेज वाले हैं उनके लिए वाकई में बात सही है कि ऐसा क्या नया बता देंगे, क्या पढ़ा देंगे ऐसा नया। डेफिनेटली नया कुछ नहीं है, सब कुछ पुराना ही है, लेकिन वो पुराना समेट करके न्यू पैटर्न में, न्यू सिनेरियो में उठा करके आपके दिमाग में डालने का प्रयास किया जाएगा। और जब आप उस माहौल को देखेंगे, उस माहौल में ढलेंगे, तो डेफिनेटली आप और भी बेटर करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा संभावना सेलेक्ट होने की आपकी ही होती है, जिनको इस फील्ड में काफी ज्यादा अनुभव हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 1 से 2 बार 3 बार बहुत अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है साथी। ठीक है, लेकिन पैटर्न बदल गया कि बोले साहब ये किताब से पढ़े, वो किताब से हम पढ़ते रहे हैं, पैटर्न बदल गया, वो काम नहीं आएंगी। मैं बहुत सारी किताबों के नाम आपको बता सकता हूँ जो पहले बहुत अच्छी कहलाती थी। ठीक, बोले सर हम इलाहाबाद पब्लिकेशन की ये वाली किताब लेते हैं, ठीक है, कंपटीशन टाइम्स करके आती है, उसमें फैक्ट फैक्ट पूरे दिए हैं, नहीं आएगी अब कोई काम आपके नए पैटर्न पे। बोले नहीं सर, एक पांडे जी हैं, उनकी हम ले आए थे, उसमें तो काफी अच्छा दिया था, वो उस जमाने की बेस्ट किताब थी। ये बात सही है, आज काम नहीं आ पाएगी आपको ज्यादा, बहुत साफ सुथरे शब्दों में जानना। कोई कहेगा नहीं साहब जी हम तो फलाने की यहाँ पर एक गाइड की फोटोकॉपी हम ले लेते हैं, उससे करते हैं, उसमें सब कुछ दिया है, नहीं आएगी काम आपको।
बहुत सारे पैटर्न बदल चुके हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्टोग्राफी में तो छोड़िए, ये सबसे टफेस्ट सेक्शन है, इनमें तो बिल्कुल ही काम नहीं आएगी। अरे साहब, इंडियन हिस्ट्री में काम नहीं आएंगी बहुत सारी किताबें। ये बहुत कड़वा सच आप जान लीजिए। सच बात तो ये है कि आउटडेटेड कंटेंट आप यूज कर रहे हैं, और वो कंटेंट आउटडेटेड होने के साथ साथ क्या है, वो बहुत ज्यादा और बहुत बल्कि है। तो बोले साहब जी हिस्ट्री अकेले के लिए कितनी किताबें हो गई? तो साहब हिस्ट्री अकेले के लिए 50 किताबें, 60 किताबें हैं। ये गाइड भी है, ये भी है, एनसीईआरटी भी है, फलाना भी है, ठिकाना भी है, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल नहीं करना है सबसे पहली बात तो ये काम, क्योंकि ये करे तो लास्ट में बिगड़ जाएगा। लास्ट में आपको जब रिवीजन ही 5-7 किताबों का करना है या 2-4 किताबों का करना है, तब दो चार ही को बार बार पढ़ना है। अब वो समस्या उसमें ये आती है कि सर 2-4 किताबों पूरा कवर नहीं होता, इसमें ये वाला टॉपिक अच्छा दिया, उस वाली किताब में वो वाला टॉपिक अच्छा दिया, फलानी किताब में वो वाला अच्छा दिया। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, उस सेक्शन के लिए 3-4 किताबें ले लेते हैं। ऐसे कई सेक्शन है तो बहुत सारी किताबें हो जाती हैं। क्या लास्ट में ये बहुत सारी किताबें आप पलटा पाते हैं, रिवीजन कर पाते हैं? नहीं ना। तो जब नहीं कर पाते हैं तो फिर आपसे सिली मिस्टेक होती है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होती है, तो फिर आप बाहर हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि यार साहब हमें नॉलेज तो बहुत है। वाकई बात सही है, परंतु रिवीजन ना होने के कारण आप बाहर हो गए। तो फिर मुद्दा फिर वही आता है कि सर जो कम किताबों में अच्छा कहाँ मिलेगा? जो हम बता रहे हैं वहां मिलेगा आपको, आपको वो पढ़ना है। जो नोट्स हम देंगे आपको वह पढ़ना है साथी। हमने वर्ल्ड हिस्ट्री का 120 पेज का नोट दिया था, 12-13 क्वेश्चन आए थे। उन 13 क्वेश्चनों में से 12 क्वेश्चन नोट्स में से एज इट इज डायरेक्ट आए थे और एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट था। 120 पेज वर्ल्ड हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, मार्केट में लॉन्च नहीं किया था, केवल क्लास के स्टूडेंट्स को ही दिया था और आगे भी वही देने वाले हैं सभी। दूसरा हिस्टोग्राफी को लेकर के, और तीसरा एमपी हिस्ट्री को लेकर के, जिसको बहुत हल्के में लेते हैं। एमपी हिस्ट्री का नोट्स 110 पेज का था, एक क्वेश्चन बाहर नहीं था, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं था, यही कहा। यही वजह है कि ऐसा ही जब बाकी सेक्शन में भी हुआ तो अपने यहाँ के अनेक विद्यार्थी ऐसे थे, बोल साहब 200 में से कितने सही हैं? 170 प्लस सही थे। यस, झटका लगेगा, बोले इतना नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको, ये बात सही है। फाइनल रिजल्ट आने दो, मार्कशीट दिखा दूंगा आपको, और बोलिए, वादा करता हूं आपसे। और उस लड़के का नाम एस से शुरू होता है, ये भी आप जान रख लीजिए, ठीक है, बहुत क्लियरली आप जान लीजिए। एडवांस में हिंट भी दे दिया कि एस से शुरू होता है, और आप देखेंगे जब मार्कशीट तो आप समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ। जहां एक और बहुत सारे विद्यार्थी बोले 140, 45, 150 पे सिमट गए, वहीं कोई विद्यार्थी बोलता अभी 170 प्लस पे खड़ा हुआ है। कैसे हुआ? वो ऐसे ही हुआ कि जो कंटेंट हम दे रहे हैं, बता रहे हैं, उससे पढ़ा उन्होंने, उससे बाहर नहीं गए। वरना वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इनके पास में साहब जी बोले साहब जैनन माथुर भी रखी है, लाल बहादुर वर्मा रखी है, दीनानाथ वर्मा भी रखी है सर, स्पेक्ट्रम की भी रखी है, फलाने की गाइड भी रखी हुई है, एनसीईआरटी भी रखी हुई है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री बस के सेक्शन है, 10 यूनिट हैं, जबकि एक यूनिट के लिए 6-7 किताबें हो गई। काम नहीं आएगी, बिखर जाएगा लास्ट मोमेंट पे, पूरा का पूरा समेटना मुश्किल हो जाएगा सभी। वो को ऐसे समेटना है, किस कंटेंट से पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, वो हम बताएंगे। हमारा नोट्स आप ले भी लोगे मान लो, तो भी आपके काम नहीं आएगा, मैं बता दूं। वो काम कब आएगा? वो काम तब आएगा जब आप हमारे साथ में क्लास में पढ़ेंगे और हम बताएंगे यार देखो इसको ऐसे ऐसे पढ़ना है, इस प्रकार से तैयार करना, तो आपके तभी काम आएगा था, अदरवाइज काम नहीं आएगा। आप सोचे नहीं सर हम पढ़ के याद कर लेंगे, रट लेंगे और बना लेंगे, फिर वही स्थिति होगी कि 12 क्वेश्चनों में से अपन 8-7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन ऐसे बना रहे हैं। इस टाइप से नहीं करना है। आपके उतने बुकलेट में से यदि आ रहा है तो पूरे के पूरे छाप देना वहां पर, पहला प्रयास ये होना चाहिए आपका। बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, सीधी सीधी पॉइंट की बात ये है, इतना बनाइए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री, एमपीजीएस, और तीसरा सेक्शन है हिस्टोग्राफी। हम नोट्स देंगे या दे रहे हैं या दिए हैं, जो कंटेंट बताया है उससे पढ़िए साहब, दिन रात पढ़िए, उससे चाट जाइए, बिल्कुल बाहर नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं ये तो आउट ही हो गया था, ठीक है मान सकते हैं, पर बाकी जितना सेक्शन बता रहे हैं वो उसमें से ही होगा। इसके अलावा जो बुक्स बता रहे हैं नए पैटर्न पे, उनसे पढ़िए साथी। और इन सब चीजों के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? बात माननी पड़ेगी। तो मैक्सिमम के साथ में समस्या क्या होती है, बोले बात नहीं मानेंगे।
हाँ, जानना चाहते, सुनना चाहते, पूछना चाहते, सर ये बता दिए, ये बता दिए, और बात नहीं मानेंगे पूरी तरह से, करेंगे अंततः अपने मन की, तो फिर वो परिणाम नहीं मिल पाता। तो सबसे पहली बात ये मानिए कि साहब विश्वास करिए जो कह रहे हैं आपसे, ठीक है। दूसरी बात, जिस प्रकार से पढ़ने बता रहे हैं वैसे पढ़िए साहब जी। बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट मत करिए अपने कैरियर के साथ में। अभी आई है, पता नहीं अगली बार कब क्या कितनी क्या वैकेंसी, और क्या मालूम कैसा क्या समय रहेगा। तीसरी बात, ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फायदे में रहने वाले हो। यदि पिछले बार 200 में से 150 क्वेश्चन सही बनाए थे, इस बैच को ज्वाइन करोगे ना, पहुंच जाओगे 165 पे, 170 पे साहब जी। अच्छी मेहनत कर ली, जैसा तरीका बता रहे वैसे पढ़ लिए तो। वरना बहुत बुरी स्थिति होनी है साहब, इस बार पेपर टफ आएगा। पेपर 1 बहुत बुरा जाने वाला है बहुत सारे विद्यार्थियों में, साफ साफ बता दूं। ना कोई डरा रहा हूँ, ना कोई ऐसी चीज, साफ साफ बता दूं, क्योंकि सिलेबस बड़ा हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है साहब जी। समझिए इस बात को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इस प्रकार से पढ़ाई करिए, मैनेजमेंट के साथ तो पढ़ाई करिए। जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ उस पैटर्न से पढ़िए। गिने चुने सोर्स बता रहा हूँ, सिर्फ उससे पढ़िए, उसे ही बार बार पढ़िए साहब जी आप, ठीक है। और उस सोर्स को, वो तो नाम मैं आपको अभी भी बता दूं कि साहब ये वाली किताब ले लो, ये वाली ले लो, ठीक है। पर बात वो नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दा उसके आगे का है कि उस सोर्स को साधना कैसे है साहब जी। वो उसको पढ़ना कैसे, कैसे क्लास में पढ़ाया जाएगा, तब वो आपको काम आएगा। क्लास में जब हम बताते हैं कि यार देखो उसको ऐसे नहीं ऐसे से बनाना है टॉपिक को, वो चीज महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण केवल ये नहीं कि नोट्स और किताब मात्र। जिस प्रकार से होता है साहब जी कि मूर्तियां या मंदिर या स्थान, कोई पवित्र स्थल, उनको साधना पड़ता है, उस स्थल को साधना पड़ता है। कई कई आप जगह देखेंगे, मंदिर देखेंगे, प्लेस देखेंगे, धार्मिक स्थान देखेंगे कि साहब जी कई का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। होता ही है, सभी का बराबर है, लेकिन कई जगह आप देखना बहुत अधिक। जी हाँ, रीजन क्या है? उन स्थानों को साधा गया है, उस जगह को साधना पड़ता है। एक विद्यार्थी के लेवल पर, जहां पर आप घर पर बैठकर पढ़ते हैं अपनी टेबल कुर्सी पर, निरंतर अभ्यास के माध्यम से उस जगह को आपको सिद्ध करना पड़ता है। अब ये आध्यात्मिक बातें कैसे बताएं, क्या समझाएं, कैसे समझाएं, उसी प्रकार से उन किताबों को भी साधना पड़ता है आपको साथ ही। तो वो चीज आपको क्लास में मिलेगी साहब, बहुत शॉर्ट में, टू द पॉइंट ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी भी कई लोग ऐसे जो होंगे कि साहब विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, ठीक है, करिए आप अपने मन का। मैं तो बिल्कुल कोई होता ही नहीं हूँ बोलने वाला। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि यदि आपको इस बार सेलेक्ट होना है तो क्या करना है। तो आपको बात माननी है, पहली बात, ठीक, जो सोर्स बता रहे हैं उससे पढ़ना है। दूसरी बात, उसी सोर्स को बार बार रिवाइज करना है। तीसरी बात, जो क्वेश्चन बुकलेट हम बताएंगे उससे ही क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। चौथी बात, पांचवी बात कि जो पैटर्न है उस पैटर्न को आपको समझना है क्लास में जो हम बता रहे हैं। अगली बात कि साहब आपको रेगुलर क्लास में रहना है, ये नहीं कि बस केवल बैच ले लिया है, नहीं नहीं, क्लास में रेगुलर रहना है आपको। कैसे भी करके एनी हाउ आपको टाइम निकालना है, क्लास में जुड़ना है, लाइव जुड़ने का प्रयास करना है। लाइव नहीं जुड़ पाते तो उस दिन की रिकॉर्डिंग आपको उसी दिन देखनी है साहब, ये काम आपको करना है साहब जी। नेक्स्ट, जो क्लास में हम सिनेरियो बनवा रहे हैं, मैनेजमेंट बनवा रहे हैं कि साहब इस सब्जेक्ट को इतने टाइम में पढ़िए, इस सब्जेक्ट को इतने टाइम में पढ़िए, इस सब्जेक्ट में से ये सेक्शन सबसे पहले पढ़िए, ज्यादा फोकस करके पढ़िए, उनको आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको बात माननी पड़ेगी साहब, ठीक है। किन सेक्शनों से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं वो हम पूरे बता रहे हैं क्लास में, तो आपको बात माननी पड़ेगी, उन सेक्शनों को आपको पहले तैयार करना पड़ेगा साहब जी, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें करेंगे तब आप मान के चलिए कि डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेने वाले हैं। ना केवल रिटर्न क्वालिफाई होगा, क्योंकि रिटर्न क्वालिफाई करना आपका लक्ष्य बिल्कुल नहीं, इस बात को साफ साफ समझ लें। आपका लक्ष्य है ना केवल रिटर्न में अधिकतम अंक, बल्कि इंटरव्यू में भी अधिकतम अंक ला करके सेलेक्ट होना आपका लक्ष्य है, ना कि केवल रिटर्न एग्जाम बस पास कर लेना आपका लक्ष्य है। और यदि इस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं तो रिटर्न में भी आपके अधिकतम अंक होने चाहिए, पहले ही दिमाग में चढ़ा लें। और इंटरव्यू में भी अच्छे से अच्छे अंक होने चाहिए आपके। अधिकतम अंक वाली बात जो मैंने कही, जैसे कि बार बार मैं हमेशा बोलता हूँ 85% वाली बात, जब आप 85% का टारगेट लेके चलोगे तो आप 80 बनाओगे। 80 का टारगेट लेकर के चलोगे तो और पता चला कि 75 70 बनाओगे साथ ही, क्योंकि ऊंच नीच हो जाती है पेपर के लेवल के कारण। कम से कम अपन इतना हायर टारगेट लेके चल रहे हैं कि आसमान से गिरे तो कम से कम खजूर पे तो अटके, लेकिन जब अपन खजूरी से कूद रहे हैं तो फिर कहाँ अटकेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही चीज मैं समझाता हूँ हमेशा स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में, यही चीज मैं समझाता हूँ जिन विद्यार्थियों को आईएएस देना है, जो आईएएस को लेकर के बहुत सीरियस होते हैं, उनको मैं समझाता हूँ
स्टेट सर्विसेज भी उनका निकलता है, यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम जो होता है वो भी उनका निकलता है, और उसका बैच जो कि स्टार्ट हो चुका है अपने यहाँ पर। बहुत अच्छे से सुन लें, 3 महीने के बाद में आपका एग्जाम है यूपीएससी का। जो विद्यार्थी दे रहे हैं, क्रैश कोर्स अपने स्टार्ट हुआ है, 3 महीने में वो पढ़ा दिया जाएगा कि साहब आप एग्जाम को निकालने के लेवल पर आ जाएंगे और चुटकियों में निकाल लोगे साहब एग्जाम। बिल्कुल वही चीज अगले 3 महीने में एपी वाले इसमें पढ़ाया जाने वाला है। इसलिए अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अब जुड़ जाएं साहब जी। जैसा बता रहे वो बात मान लो, ये माइलस्टोन होने वाली है चीजें, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर होने वाला है। यदि आप इस चीज को मान गए, जो बता रहे उस तरह से आपने तैयार कर लिया, डेफिनेटली आपका रिटर्न भी निकलेगा और आपको इंटरव्यू में भी अधिकतम अंक मिलेंगे साहब जी। अच्छे से अच्छा होने वाला है, बेहतर से बेहतर के लिए आप तैयार कर रहे हैं, इसलिए आपको बात माननी चाहिए। बैच ज्वाइन करके जिस तरीके से बता रहे हैं वैसा पढ़ना चाहिए। चाहे आप न्यू हैं, फ्रेशर हैं, चाहे आप कितने ही वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। यदि आप बहुत पुराने हैं, 10 साल हो गए आपको तैयारी करते, 15 साल हो गए, तो डेफिनेटली आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पर डेडिकेटेड बैच आपको मिलेगा नहीं, और इस लेवल पर जो पढ़ाया जाएगा वही चीज आपकी संतुष्टि कर सकती है। बाकी जगह पर हो सकता है कि कोई कोर्स कम पैसे में दे रहा हो, कम फीस में दे रहा हो, ये हो वो हो, पर आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। आपके नॉलेज को जो भाए उस लेवल का यदि आपको चाहिए, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको इस बैच में मिलेगा ही मिलेगा। और आप प्रसन्न हो जाएंगे उस चीज को पढ़ करके, देख करके, बोले सर ये है लेवल, अब आ रहा है मजा पढ़ने में साहब जी। इस लेवल पे पढ़ना चाह रहे थे, बाकी यहाँ वहां तो हमने देखा था तो ऐसे ही कचरा टाइप का लगा था हमको। वो जो लेवल चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा इस डेडिकेटेड बैच में। तो अब बिना देर करे इसको ज्वाइन करें। रेगुलर क्लास लग रही है साहब जी, कमर कस लीजिए, अच्छे से जुड़ जाइए बिल्कुल। और 1 जून तक जैसा बता रहे हैं रिटर्न के लिए वो करिए, और उसके बाद में जो बताएंगे इंटरव्यू के लिए वो तैयार करिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और दोनों में ही अधिकतम अंक आप लाने वाले हैं, बशर्ते जो कह रहे हैं वो चीज सुनिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप ये मान जाएंगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।